सभी साथियों को नमस्कार। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह इस एकाग्र की 10वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ फिल्म और कला समीक्षक आदरणीय विनोद भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विनोद भारद्वाज एक बहुआयामी लेखक पत्रकार हैं। कई तरह का इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के फिल्म को लेकर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कुछ बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, उसकी ज्यूरी में भी रहे हैं और ताजिंदगी फिल्मों पर लेखन का काम करते रहे हैं। चाहे वह दिनमान हो, जनसत्ता हो या पब्लिक एजेंडा, विनोद भारद्वाज जी लगातार फिल्मों पर किए जाने वाले अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। उसमें हम धर्मयुग पत्रिका का नाम भी जोड़ लें। इन्होंने काफी यात्राएं की और उन यात्राओं में भी जो इनका पैशन है वह म्यूजियम का, पेंटिंग का और फिल्मों का है। आज भी जितनी फिल्में हम लोग देखते हैं उनसे कई कई गुना अधिक ये फिल्में देखते हैं। श्याम बेनेगल जी के साथ भोपाल से जुड़ी हुई इनकी कुछ यादें हैं। विनोद भारद्वाज जी उसकी भी चर्चा करेंगे और खास तौर से एक फिल्म समीक्षक जो विनोद भारद्वाज एक बड़े स्वप्नदर्शी, प्रयोगशील फिल्मकार श्याम बेनेगल की फिल्मों को कैसे देखते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। इसमें श्याम बेनेगल जी की शुरुआती कई फिल्में भी आएंगी जिन्हें हम समानांतर सिनेमा के नाम से भी जानते हैं और इन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को अपने तई किस तरह से बदला, इस पर भी सविस्तार विनोद भारद्वाज जी अपनी बात रखेंगे। इसमें खास तौर से अंकुर, मंडी, सूरज का सातवां घोड़ा, भूमिका जैसी फिल्मों पर चर्चा होगी। विनोद भारद्वाज जी ने कभी श्याम बाबू का एक सुदीर्घ इंटरव्यू भी लिया था और उनकी फिल्मों पर लेखन भी किया है, जो फिल्मों पर केंद्रित हम उनकी किताब में पढ़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम अधिक से अधिक विनोद भारद्वाज जी को सुनते हैं और शुरुआत उस स्मृति के साथ करते हैं, उस प्रसंग में चलते हैं, उस पृष्ठभूमि में चलते हैं जहां पर विनोद भारद्वाज जी और श्याम बाबू एक साथ भोपाल के एक होटल में ठहरे हुए हैं। बातचीत वहां से करेंगे, फिर हम फिल्मों पर आएंगे। आदरणीय विनोद भारद्वाज जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। मुझे याद है कि 1990 के आसपास भोपाल में श्री राम तिवारी तब मध्य प्रदेश फिल्म निकास निगम के वो जनरल मैनेजर थे। तो उन्होंने श्याम बेनेगल प्रसंग करके एक आयोजन किया था जिसमें हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार श्याम बेनेगल पर बातचीत की थी। बहुत से लोग आए थे, फिल्म मेकर भी थे और फिल्म समीक्षक थे, खुद श्याम बाबू भी थे। वो जो मेरी उनसे, क्योंकि हम लोग एक ही होटल में थे, जहानुमा होटल में, और वहाँ अक्सर शाम को सुबह बातें करने का मौका मिलता था। तो श्याम बाबू की मैं भूमिका फिल्म को बहुत बड़ी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से जो हिंदी सिनेमा की जो सबसे प्रभावशाली फिल्में 70 के दशक के बाद जो आई थी, जिन्हें नया सिनेमा कहते थे, उसमें भूमिका एक अद्भुत फिल्म है। जो कि श्याम बाबू की फिल्मों में स्त्रियों का चित्रण बड़ा रेडिकल रहा है और अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। उन पर ये भी आरोप लगाए जाते थे
कि वो बाहर की मतलब पश्चिमी दुनिया से प्रभावित हैं और उनका स्त्रियों के प्रति जो एटीट्यूड है फिल्मों में, तो इसको लेकर उस जमाने में चर्चा भी रही थी। इसका जिक्र जो है शमा जैदी ने अपने इंट्रोडक्शन में किया है एक किताब में, द न्यू अमेरिकन मतलब न्यू जनरेशन पर एक इन्होंने किताब निकाली थी एनएफडीसी ने। तो उसको उस फिल्म को, जो कि आप समझिए कि स्मिता पाटिल की अद्भुत अभिनय की क्षमता भी उस फिल्म में आई है। और स्मिता पाटिल, अगर हम श्याम बेनेगल के दौर को देखें तो बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तो उन्होंने 1973 में अपनी पहली फिल्म जो बनाई अंकुर, उसमें शबाना आजमी केंद्र में थी। अंकुर से पहले वो 10 साल पहले भी उस फिल्म को बना सकते थे, क्योंकि वो जब बॉम्बे आए थे तो उन्होंने एड फिल्मों की दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन उनकी पहली फिल्म बनी करीब 8-10 साल बाद। तो अंकुर जो है वो उससे पहले उन्होंने करीब 250 एड फिल्में बनाई, 30 एक डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। तो इसीलिए उनकी मंथन फिल्म में आप देखते हैं कि वो फिल्म भी है और उसमें एड फिल्म को भी बड़ी चतुराई से पटकथा में शामिल किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है। उसमें कोई बुराई नहीं है। आप एड के चीज़ों को भी फीचर फिल्म में ला सकते हैं अगर आपके अंदर वो दृष्टि हो और पटकथा आपकी काफ़ी एक अच्छी मतलब सधी हुई हो। तो मुझे ये लगता है कि वो जो भूमिका पर मैं बात करना चाहूँगा, जाहिर है, क्योंकि मैंने भोपाल में श्याम बाबू से कहा कि मुझे भूमिका की स्क्रिप्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे जाकर आपको भेजूंगा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भेजेंगे, लेकिन मैंने ये पाया कि वो बहुत उनका जो सिस्टम था बड़ा ऑर्गेनाइज था उनका। ऐसा मैंने सुना है कि उनके ऑफिस में हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित रहती थी। उन्होंने जाते ही मुझे रजिस्टर डाक से भूमिका की जो स्क्रिप्ट है हिंदी में वो भिजवाई। और फिर मेरी उनसे बात हुई थी कि श्याम बाबू कविता भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे एक ज़माने में। तो मैंने उनको बताया था कि मेरी कुछ कविताएं टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में आई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसे भी भेजिए मुझे। तो उनका एक पत्र भी आया। मेरा ये कहने का आशय ये है कि श्याम बाबू बड़े ऑर्गेनाइज रहे हैं और उनका काम करने का ढंग ऐसा नहीं है कि भाई कुछ कह दिया और फिर भूल गए। तो मैंने उन दोनों तब सूरज का सातवां घोड़ा जब फिल्म बनी, जो कि मैं उस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बहुत कठिन उपन्यास है, उस पर फिल्म बनाना आसान भी नहीं है। और श्याम बाबू ने जो फिल्म बनाई है उसमें धर्मवीर भारती के उपन्यास के साथ न्याय भी किया है और अपनी दुनिया को अपने ढंग से लगभग मार्केसियन रियलिटी की तरह उसमें कहानी को रखा गया है। इसे मैं उस फिल्म को मैंने एक लंबा लेख भी लिखा था कि हिंदी की पहली फिल्म, क्योंकि मेरा मानना है कि नया सिनेमा जो है, अगर आप उसका इतिहास देखें तो शुरू में भुवन शोम को एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जाता है। मृणाल सेन की फिल्म, जो कि कहने को हिंदी में थी लेकिन माहौल गुजरात का था और वो बंगाली डायरेक्टर द्वारा बनाई गई थी। तो वो जो सारी शुरू में फिल्में आई हैं उसमें आप जैसे मान लीजिए मोहन राकेश की कहानी या राजेंद्र यादव की कहानी, कुछ फिल्में हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो धर्मवीर भारती का उपन्यास, जो कि शायद 1952 में लिखा गया था, और वो गुनाहों का देवता शैली का उपन्यास नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता बहुत पॉपुलर किताब है, पर ये किताब बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। इसमें मानिक मुल्ला की जो दोपहर एक एक लेजी किस्म की इवनिंग की जो कहानियां हैं, उनको उन्होंने जिस तरह से दिखाया, और खासकर उसका जो अंतिम प्रसंग है, जब मानिक मुल्ला जो है सती को देखकर, जो नीना गुप्ता ने रोल किया था, उसको वो ये नहीं समझ में आता है कि वो रियलिटी में है या किसी एक तरह के फैंटेसी में है, और वो उसके पीछे पीछे भागता है और वो वहां पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो श्याम बेनेगल के अंदर ये था कि मैं मानता हूं कि जो 70s का सिनेमा है, एक तरफ तो मणिकौल, कुमार शाहनी इस तरह के निर्देशक थे, एक तरफ थे बासु चैटर्जी और बासु भट्टाचार्य इस तरह के निर्देशक। तो मणिकौल और कुमार शाहनी को तो एक अलग कैटेगरी में ही आप समझ सकते हैं।
वो फिल्मकारों के फिल्मकार की तरह फिल्म बनाते रहे हैं। लेकिन श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्मों में अगर देखें तो शायद वो सबसे बड़े फिल्मकार होंगे जिन्होंने एक एक्टर्स के इंसेंबल के साथ काम किया। अगर आप उनकी फिल्में देखें तो उसमें छोटे छोटे रोल जो होते हैं वो भी मतलब एक से एक मंझे हुए कलाकारों के हाथ में है, जो कि उन दोनों एनएसडी से आए थे। और मेरा ख्याल है कि उस समय स्मिता पाटिल, शबाना, नसीर, ओमपुरी से लेकर के एक पूरी लंबी लिस्ट है उनके यहाँ। ये आज तक उनकी सिनेमा में कायम है कि इतने सारे एक थिएटर के और सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स को लेकर के उनकी छोटी छोटी प्रेजेंस को भी महत्वपूर्ण बनाना, जो कि मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जैसे मंडी फिल्म है, मंडी फिल्म जो है वो एक तरह से वेश्याओं की दुनिया है जो अपने को कलाकार मानती हैं, और उसमें शबाना आजमी और स्मिता पाटिल एक मतलब अलग तरह के रोल में है, जिसमें शबाना आजमी तो एक तरह से उस आप कोठा कह लीजिए उसको, उस कोठे की एक तरह से मैडम है वो, और जीनत जो कि स्मिता ने रोल किया है वो उनकी एक तरह से बेटी है, एक तरह की बेटी ही है। तो वो जो चूंकि उस जमाने में मुझे याद है जब हम लोग फिल्म पे लिखते बहुत थे दिनमान में, तो उस समय स्मिता और शबाना में बहुत प्रतियोगिता रहती थी। और जैसी भूमिका में स्मिता ने रोल किया है वैसा रोल तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी करना, और स्मिता पाटिल का वो अद्भुत रोल है। उसमें स्क्रिप्ट भी उनको काफी हेल्प करती है, लेकिन इस मंडी में शबाना उसको बीट कर जाती है। ये इन दोनों की राइवलरी बड़ी बहुत ज्यादा चर्चित रही थी अपने जमाने में। तो वो उस फिल्म में स्क्रिप्ट ऐसी है कि जो शबाना को ज्यादा मौके देती है एक्टिंग की क्वालिटीज को उभारने के। लेकिन भूमिका में जो उसने काम किया है शायद उसे किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल था। और मैं समझता हूँ कि जो स्मिता पाटिल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसमें एक एंग्जाइटी है उसके चेहरे पर, मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है, उसके चेहरे में एक अजीब से एंग्जाइटी का एलिमेंट रहता है। जबकि शबाना में वो एक बिल्कुल दूसरी तरह की क्वालिटी है, वो कई तरह के रोल कर सकती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब मुझे याद है मंडी फिल्म पर मैंने रिव्यू किया था दिनमान में, तो मेरे दिमाग में उस फिल्म में टुंगरुस जो कि नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है, वो मतलब उसका शीर्षक में भी टुंगरुस का ही था, वो टुंगरुस की दुनिया थी वो। और मेरा ख्याल है कि वैसे तो नसीर ने बाद में कई सालों बाद नए सिनेमा को बहुत क्रिटिसाइज किया था और उनको लगा था कि उससे कुछ नहीं भला हुआ और वो तिरछी टोपे वाली टाइप के गानों में उलझ गए। पर इस फिल्म में नसीर रोल बहुत अच्छा है, और ये एक्ट्रेस को अच्छी तरह से रोल कर लेना, जैसे मानिक मुल्ला है उसमें भी रजित कपूर का मतलब अद्भुत वो उसने नरेशन किया है। तो अर्पण जी आप कुछ बोलिए तो मैं आगे बोलूं। जी हाँ, बिल्कुल वरना बिल्कुल। एक ही आदमी बोलता रहेगा फिर। आप कुछ अ, सवाल कीजिए। जी, हम वापस एक बार और भोपाल को लौटते हैं, और नीरा बेनेगल जी आई हुई थी भोपाल में, और आप लोग संभवतः भीमबेटका में भी गए थे। हाँ, क्योंकि श्याम बाबू ने भीम बैठका देखी हुई थी और नीरा जी चाह रही थी देखना, तो हम लोग एक ही गाड़ी में गए थे। और रास्ते में भोज मंदिर जो है भोजपुर का वो भी आया था, वहां भी रुके थे। वो भी एक अच्छी यात्रा थी क्योंकि वो उन दोनों उनके साथ थी। ये सब जी एक्चुअली उनको एक बार पुरस्कार भी हम जब मिला था, मैं जूरी में था, तो संभवतः ये घटना उस समय की है जब उनकी पत्नी भी आई थी। और तब ओमपुरी, गोपी देसाई वगैरह सब थे, इनको सबको पुरस्कार मिले थे क्योंकि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम बहुत अच्छे पुरस्कार भी देता था और वो फिल्म मेकर्स को फंडिंग भी करता रहा। जी। अब हम एक एक करके उन कुछ खास फिल्मों पर बात करेंगे। और साथियों, मैं यहां पर यह बतला दूं कि विनोद भारद्वाज जी ने इस संवाद के लिए
पुनः उन फिल्मों को देखने का श्रम भी किया है। इनके पास इनका अपना एक डीवीडी संग्रहालय है, जहां ये आराम से उन फिल्मों को देख पाते हैं जिन्हें देखना चाहते हैं। तो एक एक करके हम उन कुछ खास फिल्मों पर आएंगे जिन पर विनोद भारद्वाज जी विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे। पहली फिल्म हम भूमिका से ही शुरू करते हैं। असल इसके में बारे में अर्पण जी, भूमिका जो है आपको शायद पता ही हो कि वो मराठी की एक लोक रंगमंच और सिनेमा की अभिनेत्री की आत्मकथा पर आधारित है। जी बिल्कुल। हंसा वटकर जो है जी वो एक्चुअल, मतलब वो सारी फिल्म वो नहीं है, पर उससे वो प्रेरित है, उसमें आइडियाज उसमें से लिए गए हैं। और वो एक वीमेन की, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर की दुनिया में, आपको मैं एक बात यहाँ पर, चूंकि देखिए कुछ बातें दिमाग में अचानक आती रहती हैं, मुझे ये एक गौर करने की बात है कि श्याम बेनेगल की फिल्मों में खलनायक भी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब वो बुरे नहीं लगते आपको, जो कि जैसे अमरीश पुरी सातवां सूरज का सातवां घोड़ा में, आपको ये भी बता दूं कि अमरीश पुरी को उस रोल के लिए किसी एशियाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला था, जबकि वो बहुत नेगेटिव रोल है और खलनायक है उस फिल्म में पूरी तरह से। इसी तरह से अगर आप भूमिका में देखें, अमोल पालेकर, अमोल पालेकर का पहला सीन जो है, आप वहां से शुरू कीजिए, वो हर समय वो एक खलनायक है जो उस लड़की को उसके छोटी उम्र में ही कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर उस पर वो पूरा जीवन, एक तरह से उसके जो उसकी नायिका यानी स्मिता पाटिल के जीवन में 4 पुरुष आते हैं, और चारों पुरुष जो हैं उसकी दुनिया को वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उसकी दुनिया के साथ वो उसको, उसकी क्रिएटिविटी को या उसके जीवन जीने की शैली को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अमोल पालेकर का रोल उसमें अद्भुत है। वो जो पहला सीन है जब वो आती है घर पर और वो उस पर अपनी शिकायतें करता है उसके प्रेम की कहानियों पर, क्योंकि फिल्मी दुनिया में तो आम बात है कि जिस हीरो के साथ आप जुड़े हैं अखबारों में निकलना शुरू हो जाता है। और वो जो अंत में एक ही जगह पे अमोल पालेकर एक थोड़ा ह्यूमन दिखाई देता है, सबसे आखिर में, जब वो अमरीश पुरी के कैद से उसको छुड़ाने के लिए पुलिस लेकर आता है, और तब वो उससे कहता है अपनी पत्नी से कि अब मेरा कारोबार ठीक चल रहा है तो तुम अपना स्वतंत्र होकर कुछ भी करना चाहो। और आखिर में वो नायिका जो है, जिसका नाम उषा है और फिल्मी नाम शायद उर्वशी है, वो जो है उसको फोन आता है उसके पहले लवर प्ले बॉय टाइप के हीरो का, तो वो फोन उठा करके जवाब नहीं दे रही है और अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाह रही है। तो वो जो, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो नॉर्मली कई बार फिल्मों में हम जो खलनायक को देखते ही लगता है ये और ना आए, पर इनके फिल्मों में मैंने गौर किया कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और उन पर बहुत ध्यान दिया गया है। एज ए फिल्म क्रिटिक मैं इन चीजों को इस तरह से देख रहा हूँ। जी मित्रों, जैसा कि विनोद भारद्वाज जी ने यह बात बतलाई कि किस तरह हंसा वाडकर जी के जीवन पर आधारित यह फिल्म है, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और वो जो पटकथा, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, जी जो आत्मकथा है, आत्मकथा है वो। हंसा वाडकर जी की मराठी में लिखी हुई आत्मकथा, हम्म। वहां से भी कई महत्वपूर्ण अंशों को फिल्मकार ने इस्तेमाल में लिया है। स्वयं इस फिल्म की पटकथा में श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड और जुड़े हुए हैं, और सत्यदेव दुबे जी का इसमें संवाद लेखन है। तो इस तरह से जो एक कसावट जिस तरह की फिल्में होनी चाहिए, और एक के बाद एक तनावपूर्ण दृश्य आते हैं जिसकी चर्चा विनोद भारद्वाज जी ने भी की, वह यहाँ आज भी जब हम मैं इस फिल्म को
जी देखते हैं मैं तो आपको वह फिल्म ये उतनी बताऊं ही आजकल प्रभावित। जी, जी ये किताब है जिसमें कि मतलब न्यू जनरेशन पर लिखा था। फिल्म इंडिया करके एक कार्यक्रम में ये 1960 से लेके 1980 के फिल्म मेकर्स पर इसमें लिखा गया था। इसमें शमा जैदी ने इनका परिचय लिखा है, बेनेगल का, और बहुत जी अच्छा लिखा है। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने संक्षेप में कह दी हैं जो बड़ी वाइटल मुझे लगती हैं। और एक मैं आपको बताऊं, शायद 76 या इसके आसपास किसी फिल्म फेस्टिवल में कनॉट प्लेस में प्लाजा में मैं कुंवर नारायण के साथ कोई फिल्म देख रहा था, और बाहर हम आए तो शमा जैदी मिल गई। तो कुंवर नारायण जी ने कहा कि आप चलिए, हम लोग वोल्गा में बैठ के कॉफी अभी पीते हैं। तो शमा जैदी से मेरा पहली मुलाकात थी तब। तो उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्म समीक्षक हैं, आप लोगों को फिल्म बनानी चाहिए, मतलब ये आपको पटकथा लिखनी चाहिए और फिल्म की दुनिया में आना चाहिए। लेकिन दिल्ली में रहने वाले के लिए इतना आसान नहीं था। आज है आसान, आज तो मैं फिल्में बनाता हूँ। आज मैं फीचर फिल्म बनाने की भी सोच सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री तो बना ही रहा हूँ, मैं कई कलाकारों पे बना चुका हूँ। लेकिन ये जो क्रिटिक्स का फिल्म से इन्वॉल्वमेंट है, ये इम्पोर्टेंट फ्रांस में हुआ था, जब गोदार, त्रुफो, शाब्रोल, ये सारे लोग फिल्म समीक्षक थे, और उनको अचानक लगा कि हम सिर्फ फिल्म पर लिखे ना कि कैसी फिल्म बननी चाहिए या कैसी फिल्म होनी चाहिए, उसको हम साबित करें कि कैसी फिल्म हम बना सकते हैं। और गोदार की जो पहली फिल्म थी, उससे वो चीजें सामने आई थी। तो वो जो एक समीक्षक का रोल हमारे यहाँ उस तरह का नहीं रहा है। वैसे खालिद मोहम्मद ने तो श्याम बेनेगल के साथ भी काम किया है, और फिर वो मतलब फिल्म बनाने का साहस कर सके। लेकिन श्याम बेनेगल की एक खासियत मेरा ख्याल ये है कि वो जैसा शायद अभी पिया बेनेगल भी कह रही थी, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है कि मतलब वो हर एक को अपनी मतलब आजादी देते थे, हर डिपार्टमेंट को, मतलब देते रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एज ए फिल्म क्रिटिक, जो मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपनी टीम पर, तभी अच्छी फिल्म बनती है। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल फिल्म बना रहे हो तो अलग बात है। श्याम बेनेगल ने उस तरह की फिल्में नहीं बनाई हैं। उन्होंने इश्यूज को लेके, समाज को लेके, और स्त्रियों को खास तौर पे, उनकी जो ये 3 फिल्में हैं, तीनों में स्त्रियों का बहुत केंद्रीय रोल है। सूरज का सातवां घोड़ा में तो 3 लड़कियां हैं, उनके जीवन को अलग अलग ढंग से देखा जाए तो नीना गुप्ता का जो करेक्टर है सत्ती का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस फिल्म में। जो मतलब और जमुना का अपने एक वृद्ध व्यक्ति से शादी के बाद अपने घर के जो मतलब उसका जो तांगे वाला था, उसके साथ जो प्रेम संबंध, वो भी एक बहुत ही खूबी के साथ उसको फिल्माया गया है। तो बेसिकली वीमेन जो है उनकी भूमिका में तो खैर केंद्र में ही है, जिसके जीवन में 4 पुरुष आते हैं, जिनमें सबसे अधिक इंटरेस्टिंग नसीरुद्दीन शाह है, जो कि एक फिल्म मेकर है, और वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल का फिल्म मेकर है। वो जो है ऊंची ऊंची इंटेलेक्चुअल बातें करता है, जैसे सुसाइड की बात करता है वो, और सुसाइड प्लान हो करता है, और स्मिता पाटिल समझती है मैं सचमुच मरने जा रही हूँ गोलियां खाकर। लेकिन वो उसका एक खेल है नसीर का। तो नसीरुद्दीन शाह का जो करेक्टर है उसमें, वो काफी मतलब वो काफी देर से आता है, लेकिन ही इज अ फिल्म मेकर जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक सपने देखता है, लेकिन रियलिटी में वो एक बहुत कमजोर आदमी ही है। जैसे कि और पात्र हैं उसमें, चाहे वो अमोल पालेकर का हो, चाहे अमरीश पुरी का हो, तो या अनंत नाग का हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनको अगर हम देखें तो उनकी फिल्मों में वीमेन की जो तीनों फिल्मों में, मंडी में भी, मंडी तो है ही सारी वीमेन्स की फिल्म, और उसमें बहुत ही कैची ढंग से, बहुत छोटे छोटे संदर्भों से स्त्रियों की इतनी दुनिया को दिखाया गया है। जैसे उसमें शीला मजूमदार का जो रोल है छोटा सा, जो कि
मतलब उस दुनिया में नहीं अपने को एडजस्ट कर पा रही है, और वो काफी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि कभी कोई चाहे तो श्याम बेनेगल की फिल्मों में स्त्रियों की भूमिका पर एक काफी बड़ी किताब लिख सकता है। हाँ अर्पण जी, आगे आइए। और हेलो, मित्रों, हाँ जी, आप रहा कीजिए, भूमिका सामने के रहा बाद, कीजिए। हाँ, भूमिका के बाद जो है हम अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं, मगर इस बीच हम अपने कुछ मित्रों के नाम ले लें जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। निर्मला सिंह, विनय सौरभ जी, सुदीप साहू जी, रमेश गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जिनकी प्रतिक्रियाएं यहाँ हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें नहीं है और जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनके नाम बाद में लूंगा। मित्रों, भूमिका के बाद कई और महत्वपूर्ण फिल्में श्याम बेनेगल जी की ओर से बनाई गई, जिसमें हम जुनून की बात कर सकते हैं, कलयुग, आरोहण, मंडी और त्रिकाल जैसी फिल्म। ये जो अपनी फिल्म जुनून है, इसमें इस्मत चुगतई जी ने अभिनय भी किया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण फिल्म है कई स्तरों पर। जिस तरह से भारत के 1800 मेरठ की क्रांति के आसपास बुनी गई यह फिल्म है। इसी तरह से जो त्रिकाल फिल्म है, उसमें गोवा जो है वो कैसे पुर्तगालियों और भारत के बीच फंसा हुआ है और बाद में स्वतंत्र हो रहा है, तो उस स्वतंत्र होते हुए गोवा की जो झलक है वो हम त्रिकाल फिल्म में देख सकते हैं। उसमें आज के कई ऐसे कलाकार, जिसमें इला अरुण और तमाम लोग, नीना गुप्ता, इनके हम उन शुरुआती दिनों को भी देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने आरंभिक अभिनय की दुनिया में अपना कदम रख रहे थे और काम कर रहे थे। फिलहाल हम विनोद जी के पास मंडी फिल्म पर पुनः लौटते हैं और मंडी फिल्म के बारे में कुछ और बातचीत करें विनोद जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो उनकी, जैसे इला अरुण तो मंडी में शायद उसका पहला सिनेमा का रोल है। ये सब लोग आप देखें आज तो बहुत यंग लगेंगी, जैसे नीना गुप्ता तो बहुत ही यंग लगती है। जी, करीब 50 साल में श्याम बेनेगल की खासियत ये है कि वो आज भी सक्रिय हैं। 87 शायद उनकी एज है आज, और वो आज भी क्लिंट ईस्टवुड की तरह उन्होंने सिनेमा को छोड़ा नहीं है। मतलब बहुत से लोग, ऐसा हम सिनेमा के इतिहास में होता है कि लोग थक जाते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि अब हम और नई फिल्म बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी भी वो बांग्लादेश में फिल्म बनाने के लिए ही गए हुए थे और वो कर रहे हैं काम। तो यानी कि 73 में पहली फीचर फिल्म से पहले उन्होंने इतनी एडवर्टीजमेंट की फिल्में बनाई, 250। तो वो जो है उनकी सक्रियता अद्भुत है। अगर आप देखिए 50 साल से तो वो फीचर फिल्म का ही काम कर रहे हैं, और उससे पहले 8-10 साल पहले उन्होंने एड फिल्मों का काम किया। तो वो उनकी एक एक फिल्म के प्रति समर्पण जो है वो बहुत गहरा है, और उनकी रेंज बहुत है। मतलब आपने जैसे फिल्मों के नाम गिनाए, वो एक किसी की जीवनी भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, उसकी उसको उसको फिक्शनलाइज भी कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री शैली में भी बदल सकते हैं। तो वो उनकी एक प्रतिभा है जो बहुत लोगों में नहीं होती है, कि लगातार सक्रिय रहना और इतने सारे रेंज ऑफ एक्टर्स के साथ काम करना। तो वो उसमें बड़े, जैसे टुंगरूस का जो नसीर का रोल है, उस फिल्म में आप देखिए सब स्त्रियां केंद्र में हैं, लेकिन एक टुंगरूस जो है वो एक अजीब खपती किस्म का पात्र है, और उसके बिना जैसे कोई वहाँ की लड़की जो है वो अपने को असहाय मानती है। वो एक टुंगरूस का रोल, मतलब बहुत, मैंने तो, मुझे याद है कि मैंने जब फिल्म का रिव्यू किया था, मैंने उस पर टुंगरूस पर काफी केंद्र में रखा था उसे। नसीर एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, और पार जैसी फिल्म तो उनकी गौतम घोष की अद्भुत अभिनय है ही, लेकिन इस फिल्म में भी उनका बहुत अच्छा रोल है। और मंडी में भी, मतलब मंडी के अलावा इसमें क्या कहते हैं, भूमिका में वो जो इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर की उनकी रोल है, उसका भी एक अपना स्टाइल है जो कि उनके बहुत यंगर डेज का है। तो ये आप देखिए कि वो थिएटर के, श्याम बेनेगल के
सिनेमैटिक लैंग्वेज में थिएटर का भी रोल है। वो मतलब इसीलिए वो इतने सारे अभिनेताओं के साथ इतनी अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। तो ये मैं एक फिल्म पर ना आकर हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता रहता हूँ, यही मैंने सोचा भी था। तो मंडी फिल्म की तो कई खूबियां हैं, जिसमें खासतौर पे स्मिता पाटिल भले शबाना के सामने इतनी बड़ी नहीं लग रही है उसमें, लेकिन उसने अपने ढंग से अपना रोल किया है, जो कुछ कुछ उसमें भूमिका के रोल की भी शेड्स हैं। लेकिन मेरा मेरा मानना है, मैंने दिनमान में एक बार कवर स्टोरी की थी, जब स्मिता शबाना पे भी की थी, जब और स्मिता के निधन के बाद मैंने एक कवर स्टोरी की थी। मैं स्मिता पाटिल को एक बहुत बड़ी अभिनेत्री मानता हूँ उस दौर की, और उसमें यही है कि उसकी सुंदरता भी थी, उसकी वो जो मैंने कहा ना कि एंजाइटी का एलिमेंट जो होता है एक चेहरे पर, उसमें वो अद्भुत ढंग से था, जो सबसे अधिक मतलब उषा के रूप में उस फिल्म में आया, जिसमें कि एक आप सोचिए कि श्याम बेनेगल ने भूमिका में पूरा सिनेमा 30s 40s 50s का सिनेमा बना दिया साथ साथ। मतलब वो चूंकि उस दौर की अभिनेत्री थी, तो कई शुरू में आप देखेंगे बिल्कुल पुराने जमाने की जो फिल्में बनती थी वो कैसे बनती थी, स्टूडियो का माहौल कैसा था। तो फिल्म विद इन फिल्म बहुत है भूमिका में, एक ये मुझे पॉइंट लगता है। क्योंकि हम तो देखिए, मैं कोई इतिहासकार फिल्म का नहीं हूँ, लेकिन हम लोग तो एक आर्ट पे लिखते थे, फिल्म पे लिखते थे, राइटर होने के कारण। और पर्सनली मुझे जो सिनेमा पसंद है वो तारकोवस्की, बर्गमैन, ऋत्विक घटक या सजीद रॉय का सिनेमा पसंद है। और श्याम बेनेगल भी रॉय के प्रशंसक रहे हैं, और उन्होंने रॉय का एक बहुत लंबा इंटरव्यू, फिल्म इंटरव्यू भी उनका उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि हिंदी की दुनिया में श्याम बेनेगल लगभग उनकी प्रेजेंस वही है जो बंगाल में रॉय की है। जी। और यहीं पर विनोद जी, इसी एकाग्र में किसी स्पीकर ने यह बात भी कही कि कैसे सत्यजीत राय स्वयं श्याम बेनेगल की फिल्मों को मौका मिलने पर जरूर देखा करते थे। तो इसकी चर्चा भी किसी साथी ने यहाँ पर वो की। असल में उसका कारण ये है कि सत्यजीत रॉय ने एक आर्टिकल लिखा था जब ये न्यू वेव सिनेमा आया था, तो उन्होंने एक तरह से कुछ फिल्म मेकर्स को क्रिटिसाइज किया था, जैसे मणि कौल और कुमार शानी, जो बहुत अलग तरह के फिल्म मेकर थे। उनका एक बड़ा चर्चित लेख फिल्म फेयर में आया था, मुझे याद है उन दोनों। तो श्याम बेनेगल उस परंपरा में नहीं थे। जैसे बासु चटर्जी, जैसे सारा काश भी एक अपने समय की इम्पोर्टेंट फिल्म है, जी। मतलब और बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम अपने समय की इम्पोर्टेंट फिल्म है। भुवन शोम को मैं हिंदी की फिल्म नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी फिल्में हिंदी में बनाई गई थी, लेकिन मलयाली लोगों ने अपनी भाषा में फिल्म बनाई, और अडूर गोपाल कृष्णन भी उसी दौर में आए। तो अगर हम नया सिनेमा या न्यू जनरेशन जो आई थी, जिसको एनएफडीसी ने सपोर्ट किया था, तो आप देखिए अरविंदन, अडूर गोपाल कृष्णन, शाहजी, ये सब एक परंपरा अलग है वो। और वो परंपरा जो है आपको गुजराती सिनेमा में ही मिलती है। उन केतन मेहता ने जैसे फिल्में बनाई और बाद में हिंदी में आए वो। तो श्याम बेनेगल अपने ढंग के थोड़ा अलग ही फिल्म मेकर हैं, जो कि बहुत पर्सनल फिल्में नहीं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुक्तिबोध पर जो मणिकौल की फिल्म है, सतह से उठता आदमी, वो एक अलग, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्में अच्छी नहीं हैं, उन फिल्मों का अपनी भूमिका है। मसलन नौकर की कमी, जो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है, वो बहुत कठिन है फिल्म बनाने के लिए। और मैं और विष्णु खरे जब नौकर की कमीज हमने देखी मणिकौल की, तो हम बहुत हैरान हुए कि इस मुश्किल उपन्यास पे एक मणिकौल जैसे व्यक्ति ने, जो कि थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में फिल्में बनाते हैं, उन्होंने एक नरेशन, बहुत कंट्रोल है उसमें। तो यानी मणिकौल को भी आप मतलब इतिहास देखिए, हर तरह के हर एक को अपनी अपनी पसंद के लोग होते हैं फिल्म की दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही सिनेमा सबसे अच्छा है।
श्याम बेनेगल का ये है कि वो उनकी एक्टर्स की लिस्ट आप बना के देखिए, सारे एक्टर मिल जाएंगे आपको इन फिल्मों में। मैं जिन 3 फिल्मों की बात कर रहा हूँ उसमें उनके एक्टर्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। और सतह से उठता आदमी में एक अलग शैली है जो कि श्याम बेनेगल ऐसी शैली क्यों अपनाए, लेकिन सत्यजीत रॉय को खुद बेनेगल का सिनेमा जाहिर है कि अपने नजदीक लगता रहा होगा। और श्याम बेनेगल, ये जरूर है कि बाद के वर्षों में उनके अधिकांश फिल्में मतलब उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाई जो मंडी और भूमिका या सूरज का सातवां घोड़ा इन सब फिल्मों में है। मतलब कलयुग वगैरह फिल्में अपने ढंग की इम्पोर्टेंट फिल्में हैं, लेकिन अगर मैं इन 3-4 फिल्मों को केंद्र में रखूं तो मुझे लगता है कि ये फिल्मों की जो ऊंचाई है कहीं ज्यादा है। कलयुग में तो काफी बड़ा स्टार कास्ट भी रहा, शशि कपूर, रेखा और तमाम ऐसे लोग, और वह फिल्म भी एक अगर लोकप्रियता के देखिए, हिसाब से कहें। स्टार कास्ट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो श्याम बेनेगल की फिल्मों के स्टार अलग तरह के भी रहे हैं। तो जैसे ये जो तीनों फिल्में जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये तीनों में बहुत स्टार हैं। जी स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि जो बॉक्स ऑफिस पे चल रहा है वही स्टार है। नसीर बिल्कुल। नसीर बहुत बड़ा स्टार है भाई, जी हाँ। जैसे दिलीप कुमार के परंपरा में रख सकते हैं। जी या ओम पुरी है, जैसे ओम पुरी का मंडी में क्या रोल है, वो एक फोटोग्राफर है जो लड़कियों के ग्लैमरस तस्वीरें खींचने के चक्कर में रहता है, बाद में नीना गुप्ता के कैरेक्टर से उसका बंबई जाने का सपना होता है। लेकिन ओम पुरी बहुत बड़े बड़े रोल भी कर सकते थे, करते ही थे। और वो आद्य सत्य वगैरह में जब उन्होंने काम किया था तो ओम पुरी की रेंज क्या थी सबको मालूम पड़ी। लेकिन ओम पुरी इस फिल्म में तो एक मतलब छोटा रोल वाले माने जाएंगे, लेकिन उसमें भी वो इम्प्रेसिव है, क्योंकि एक डायरेक्टर का काम है कि एक्टर, क्योंकि देखिए आज ऐसा माहौल नहीं है। एनएसडी के जो सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो 1975 से शुरू करें अगर आप, तो वो करीब अगले 15 वर्षों में सारे बॉम्बे चले गए। तो वो लोग उनकी दुनिया में सब हैं, चाहे छोटे रोल हो। वीरेंद्र सक्सेना का रोल है मान लीजिए, उसमें सूरज का सातवां घोड़ा में एक वो मतलब चीजें बेचता है, स्टोर उसका है। तो ये सब एक्टर दिल्ली में एनएसडी के उपज थे और इनको इन अच्छी फिल्मों ने बचाया। लेकिन आज ऐसी अच्छी फिल्में कम बन पा रही हैं, कई कारण हैं उनके। जी। और अगर हम साहित्यिक कृतियों की बात करें तो ऐसी कई कहानियां हैं जिन पर श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई। स्वयं मंडी फिल्म भी गुलाम अब्बास की कहानी आनंदी पर केंद्रित है। और श्याम बेनेगल अपने एक इंटरव्यू में इस बात की चर्चा भी करते हैं कि जो मैडम का रोल है शबाना आजमी का, जिसकी बात आपने भी की, उस रोल को समझने के लिए शबाना आजमी एक कोठे पर जाती हैं हैदराबाद में, और चाल ढाल, उनकी बोली और पूरे उस मैनरिज्म को समझने की कोशिश करती हैं। इसी तरह जुनून फिल्म जो है वह भी रस्किन बॉन्ड की एक कहानी पर आधारित है। सूरज का सातवां घोड़ा तो धर्मवीर भारती के उपन्यास इसी नाम पर आधारित है ही। तो कहीं ना कहीं साहित्यिक कृतियों को लेकर भी श्याम बेनेगल सजग रहे, और इसमें एक बड़ा रोल शमा जैदी का भी रहा। शमा जैदी, सूरज का सातवां घोड़ा की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास पर फिल्म बनाने की बात श्याम बाबू को शमा जैदी ने ही कहा कि इस पर फिल्म बने, और निश्चय ही एक बेहतरीन फिल्म बनी। और जिसमें किस तरह से इलाहाबाद उभर कर आता है, वहां की बोली बानी जिस तरह से उभर कर आती है, वो पूरी संस्कृति उभर कर आती है, या जो नैरेटर है उसकी जो भूमिका है, या और तमाम लोगों की है, वह अपने आप में उस कथा के साथ
न्याय करती हुई भी फिल्म है। कोई और ऐसी बात जो श्याम बेनेगल की फिल्मों को लेकर आप करना चाहें तो करें, कोई और ऐसी बात देखिए, मैं ध्यान में ये आ रही मानता हो? हूँ कि वो जो नया सिनेमा का दौर था, आज तो वो खत्म हो चुका है। अब ऐसा नहीं है, सक्रिय हैं सब लोग, फिल्में भी बना रहे हैं, अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ उन दोनों फिल्में बनी थी, आप मतलब सारे लिस्ट में देख लीजिए, चाहे वो केतन मेहता हो, चाहे वो गोविंद निहलानी हो, चाहे श्याम बेनेगल हो, चाहे वो मतलब मृणाल सेन हो, बस जितने भी गिरीश कासरवल्ली हो, अडूल गोपाल कृष्णन हो, यानी कन्नड़, मलयाली और तमाम भाषाओं में एक बहुत जैसे अरविंदन थे, अरविंदन एक अद्भुत फिल्म मेकर थे और उनकी फिल्मों को देखने के लिए एक अलग तरह की भाषा आपको समझनी चाहिए, यानी दर्शक से आप उम्मीद करते हैं। तो बेसिकली ये सारा सिनेमा आज अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं उसका प्रभाव है। खुद श्याम बेनेगल भी उस लेवल की फिल्में आज शायद, क्योंकि जाहिर है कि आदमी जो है वो कितने क्रिएटिविटी, कितने अच्छे उपन्यास लिख सकता है एक लेखक, मतलब कहीं ना कहीं सीमा होती है हर एक की। लेकिन मुझे लगता है कि वो हिंदी सिनेमा की जहां तक बात है, उसमें विमेन के कैरेक्टर्स को एक नए ढंग से देखने, उनकी दुनिया को समझने का काम सबसे अधिक उन्होंने किया है। एक ये जी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी स्टडी का विषय है जिस पर ढंग से होना चाहिए। और एक बात सूरज का सातवां घोड़ा के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसका पहला शॉट और आखिरी शॉट को याद कीजिए, उसमें किसकी पेंटिंग है? गुलाम मोहम्मद शेख की, जो एक खुद बहुत अच्छे चित्रकार और कवि हैं गुजराती के। जी। गुलाम मोहम्मद शेख की ये पेंटिंग जो है, और जब ये एक प्लेस फॉर पीपल शो हुआ था दिल्ली में, और वो बहुत प्रसिद्ध शो था जिसमें विवान सुंदरम, भूपेन खक्कर, उसमें ये पेंटिंग थी। उसमें एक मतलब नरेशन है एक बड़ौदा के, मतलब उन गलियों का, उन मोहल्लों का, उनके जीवन का। अद्भुत पेंटिंग्स हैं वो, जो मेरा ख्याल है भारत भवन के कलेक्शन में है भोपाल में। वो पेंटिंग जो है उसमें यूज की गई हैं। वो जो उसका करेक्टर है, जो बाद में क्या नाम है उस एक्टर का, जिस आपके कार्यक्रम में भी आया था, वो रघुवीर यादव। जी। तो रघुवीर यादव उसमें वो पेंटिंग देख रहा है शुरू में, और आखिर में भी वहीं पर वो पेंटिंग देखते हुए कहानी को खत्म करता है। किसी पेंटिंग का हिंदी सिनेमा में एक एक जाने माने चित्रकार की पेंटिंग का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये भी एक उल्लेखनीय काम है। जी। और आपने स्त्री केंद्रित सिनेमा की बात की, तो उस ट्रायोलॉजी की बात भी आएगी ही, जिसमें सरदारी बेगम, मम्मो और जुबैदा, ये तीन फिल्में हैं जो खालिद जावेद जी के माध्यम से और उनके स्क्रीन प्ले में ये बनकर आई। मम्मो में जावेद सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, शमा भी हैं। तो इस तरह से जो ये स्त्री केंद्रित सिनेमा है, जिसमें मम्मो में फरीदा जलाल का मतलब की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण और जीवंत भूमिका है, और छोटी छोटी बारीकियों में जा करके कैरेक्टर्स के तनाव को उभारना और उसकी जो कहानी है उसको केंद्र में लाना, उसकी छटपटाहट को लाना, और जो कहीं ना कहीं जो एंग्विश है, जो हमें एक क्रोध जैसा दिखता है उनके पात्रों में, कभी वो खामोशी में, कभी कुछ अभिव्यक्त होता हुआ, वह भी बड़ी ही सघनता से और बड़े ही संवेदनशील तरीके से श्याम बेनेगल उभार पाते हैं। तो इस सेंसिटिविटी पर कुछ बात करें श्याम बेनेगल की मैं फिल्मों यहाँ में। पर देखिए, जी। आपको जो कि आपने श्रृंखला जो श्याम बाबू के जन्मदिन से शुरू की है, और मेरा ख्याल अभी ये 10 एक दिन और चलने वाली है शायद, तो उसमें मुझे एक ये लगता है कि आपको एक तो शमा जैदी के बिना अधूरी है, उनको आ रही उनको आई। तो आपको लाना ही पड़ेगा। जी। दूसरा मुझे लगता है कि शबाना आजमी को बोलना चाहिए।
मतलब श्याम बेनेगल को जो समझने वाले लोग हैं, हम लोग तो एक फिल्म लेखक हैं, हम तो एक लिमिटेड कैनवेस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनके इंसाम्बाल को देखें तो जो उनके सबसे चर्चित लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, जैसे शबाना हैं, शमा जैदी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स ले लीजिए, कैमरामैन पीयूष शाह तक को आप ले सकते हैं। वो लोग श्याम बेनेगल की कला पर ज्यादा परफेक्शनिस्ट होकर कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ हिंदी के नए सिनेमा की, उसमें मैं उनको उस तरह से देख रहा हूँ। और मैं अगर सारी फिल्मों पर मुझे बोलना पड़ेगा तब तो मुझे उनको, क्योंकि 25-25 साल पहले देखी हुई फिल्में हैं। आज मैं अपनी किताब में, बल्कि मेरी एक पाठक ने मुझसे कहा कि वो जो मेरे रिव्यू पढ़ करके कुछ पंक्तियां उन्होंने कोट की मुझे व्हाट्सएप पर, तो मैं खुद नहीं पहचान पाया अपनी पंक्तियों को, क्योंकि अब मैं अगर 1980 में लिखा है मैंने, तो आज जो है वो 40 साल बाद उसको मुझे एक बार फिर से, मेरे पास श्याम बेनेगल की 7-8 फिल्में हैं, मतलब त्रिकाल भी है मेरे पास, अंकुर भी है, मतलब, लेकिन फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा तैयारी चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है। तो पर अगर आप ये जो कि एक अच्छा आयोजन कर रहे हैं आप, अभी आपने मुजफ्फर अली पे भी किया, तो कई बड़े नामों को लाने में आप सफल रहे, तो आपको अभी कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग भी बोल सकें, और जाहिर है खुद श्याम बेनेगल बोले तो और भी अच्छा है। जी जी, श्याम बेनेगल जी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और भी कुछ लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वे आएंगे। उनके साथ संगीत पक्ष पर काम करने वाले शांतनु मोइत्रा जी का वक्तव्य हमने अभी सुना। हाँ, और बनराज भाटिया तो अब रहे नहीं, जो उनकी फिल्मों में और उनके कई धारावाहिकों में जिन्होंने संगीत दिया। और रघुवीर यादव जैसे लोग जो शुरू से ही जुड़े रहे अमरावती की कथाएं से, भारत एक खोज से, वे नहीं, लोग भी मेरा ख्याल आए। है कैमरामैन का एंगल भी होता है। अब जी जो जीवित हैं उनको उनको तो आप संपर्क कर ही सकते हैं, हाँ, क्योंकि गोविंद नया निहलानी सिनेमा जो जैसे। है वो कैमरामैन के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, गोविंद निहलानी जैसे फिल्म डायरेक्टर जो कभी उनके सिनेमेटोग्राफर रहे, हमारी कोशिश है कि वे भी आए और अपनी बात हाँ, रखें। तो उससे ये है कि आपका संवाद ज्यादा सार्थक हो सकेगा। जी बिल्कुल। मगर कई लोगों की व्यस्तताएं होती हैं तो वो आसान नहीं होता। कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं। शबाना आजमी भी संभवतः भारत से बाहर हैं। पल्लवी जोशी से भी हम संपर्क में हैं। बमन ईरानी जो बाद के फिल्मों में आए, बेल्डन अब्बा में आए, और तमाम लोग। एक सवाल आ रहा है विनय सौरभ जी का, विनोद जी, कि आपको बेनेगल साहब के करीब कौन सा फिल्म निर्देशक लगता है? आज का, हाँ, मतलब आज यानी की जो तारीख में। आज काम कर रहे हैं, जी मेरा ख्याल है कि बेनेगल के रैंक का इस समय तो कोई नहीं दिख रहा नए लोगों में। तो उसका कारण है कि आज उतना आजादी से सिनेमा आप बना नहीं सकते हैं। खुद बेनेगल को जब बाद की फिल्में बनाई हैं, चाहे वो जुबैदा हो या उसके, उनका बजट करोड़ों में चला गया था। और जब नया सिनेमा आया था तो मुझे याद है अरविंदन ने एक फिल्म फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं 1 लाख रुपए में पूरी फीचर फिल्म बना सकता हूँ। उस जमाने में भी 1 लाख में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज आप 1 करोड़ में भी कला फिल्म नहीं बना सकते हैं। कला फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं कोई वो जो बाकायदा कमर्शियल फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म मेकर अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएंगे। मराठी के कई फिल्म मेकर जैसे आए हैं, तमाने वगैरह में इन्होंने फिल्में बनाई हैं अच्छी, ऐसा नहीं है। पहले मराठी का सिनेमा इतना पावरफुल नहीं था, अब वो पिछले कुछ सालों में काफी उभरा है। हिंदी सिनेमा में अब एक तो देखिए, जब नसीर खुद ही आर्ट सिनेमा से दुखी हैं, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप? क्योंकि ये जैसे गौतम घोष की पार जैसी फिल्म में नसीर का और शबाना का जो रोल है, वो कमाल का रोल है। वो ऐसा रोल हिंदी फिल्मों में भी नहीं उनका दिखाई देता। तो ये जी बातें हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप कि आज जो है कहीं ना कहीं युवा फिल्म मेकर अच्छे
कुछ आ रहे हैं, कुछ के, क्योंकि आज तो आपके पास जैसे ना अनुराग कश्यप वगैरह, एक समय में उनकी उम्मीद तो हुई थी कि ये लोग मतलब आज के, लेकिन अनुराग कश्यप की मैं जैसे गैंग ऑफ वासेपुर को तो एक महत्वपूर्ण फिल्म मानता हूँ, दोनों दोनों उसके हिस्से जो हैं, और उनकी, लेकिन उनकी कुछ फिल्में जो हैं बेहद वायलेंस का शिकार हैं। जैसे उनकी पहली फिल्म जो कभी रिलीज नहीं हुई, 5, वो भयंकर वायलेंस का शिकार है। तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट तो है, लेकिन फिर टैलेंट पे आज नेटफ्लिक्स भी हावी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की अपनी डिमांड है। अब इसीलिए आप देखिए, अभी जो एक नया सीरियल मैं देख रहा था जिसमें वो उसमें KLPD शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। आज जो कुछ समय पहले आपको ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी कि आप ऐसी भाषा को इस्तेमाल कर सकें। तो ये बातें हैं, वो दौर बदल रहा है नेटफ्लिक्स का, या ये जो तमाम इस तरह के जो आपके एक वो है आउटलेट, उनका असर सिनेमा पे पड़ रहा है। जी। और संजय लीला भंसाली हो या दयाल निहलानी हो, ये फिल्म डायरेक्टर भी कभी काफी जुड़े हुए रहे हैं श्याम बेनेगल जी के साथ। और एक देखिए, श्याम आपको पता बेनेगल, है श्याम बेनेगल की गुरुदत्त से रिश्तेदारी है जी उनका, क्योंकि वो भी कोंकणी भाषा के हैं। श्याम जी बेनेगल की भाषा कोंकणी है, और करना, जी और गुरुदत्त से उनका रिश्ता भी है। जी तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो, बल्कि शुरू में वो शायद एक मलयाली उपन्यास जो चेम्मीन है, उस पे वो फिल्म बनाने की बात हुई थी, तो गुरुदत्त उसमें इन्वॉल्व थे शुरू शुरू में। तो उनके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। और श्याम बेनेगल बतौर फिल्मकार, बतौर एडवर्टाइजिंग मेकर से लेकर आज तक बंगबंधु तक की जो यात्रा है, बड़ी यात्रा है। तमाम तरह की फिल्में बनाई, बुनकरों पर फिल्में बनाई। ये जो अमूल आंदोलन हुआ गुजरात में, इस पर बेहतरीन फिल्म बनी मंथन, जिसमें गिरीश कर्नाड की भी यादगार भूमिका रही। गिरीश कर्नाड बतौर अभिनेता भी उनसे जुड़े रहे, बतौर पटकथाकार भी उनसे जुड़े रहे। और बाद में श्याम बेनेगल ने अपने फिल्मकार को जरूरत पड़ने पर बदलने का भी काम किया, जिसके उदाहरण हैं वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा जैसी फिल्में। रमेश गोस्वामी जी की प्रतिक्रिया आई थी, विनोद जी, काइंडली डोंट फॉरगेट द फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर। नहीं, मैं उस पर लिख भी चुका हूँ। वेलकम टू सज्जनपुर पे मैंने मतलब एक रिव्यू भी लिखी थी, और मुझे अच्छी लगी थी वो फिल्म। लेकिन जैसा मैंने कहा कि श्याम बेनेगल का रेंज बहुत है। आप उन पर अगर फिल्म समीक्षक से बुलवाएंगे तो बीसियों फिल्मों पे बोलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस फिल्म पे मैं लिख भी चुका हूँ जब ये रिलीज हुई थी, कुछ और खास मुझे बातें जो ऐसा याद लगता हो है, इस फिल्म को लेकर कहें। नहीं याद की बात नहीं है। मैं तो देखिए एक पर्टिकुलर फिल्म पे मैं 3 फिल्मों के बहाने श्याम बेनेगल की दुनिया पर बात करना चाह रहा था, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जी लेकिन एक बात जो अभी आपने उठाई एड फिल्म वाली, जी देखिए श्याम बेनेगल में चूंकि उनका एड फिल्मों की दुनिया, ब्लेज के लिए बहुत काम किया, पहले लिंटास के लिए किया, तो वो एड फिल्म का व्याकरण खूब जानते हैं। तो इसीलिए मंथन जो है, मैंने शुरू में कहा कि मंथन में एड फिल्म और फीचर फिल्म का बहुत कुशल वो है, मतलब एक दोनों का मेल है। तो संयोजन। वो उनमें ये टैलेंट है, तो इसीलिए बाद में बुनकरों वाली या दूसरी फिल्में जो बना सके, जो कि वो भी एक फिल्म मेकर का लक्ष्य होता है। मतलब वो चूंकि श्याम बेनेगल बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी रेंज काफ़ी है, तो वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने ऐसी भी बनाई है जो बिल्कुल इतिहास को उन्होंने नए ढंग से देखा है, और उनके टीवी के सीरियल भी बड़े मशहूर हैं। जी तो यात्राओं वाले तो है ही वो हाँ उनका, तो वो उनमें ऐड ऐड और, लेकिन ये जिन फिल्मों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें वो ऐड फिल्म का कोई तत्व नहीं है। वो जी एक अपने ढंग से
मजबूत, एक चूंकि एक में एक कोठा है केंद्र में, एक में एक अभिनेत्री के जीवन में आए हुए 4 बहुत ही ऐसे पुरुष हैं जो कि सिर्फ अपनी दुनिया को जानते हैं, वो स्त्री की दुनिया को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और यही बात उसमें है सूरज का 7वां घोड़ा में, तीनों कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि अपने परिवार और अपने आसपास के माहौल, अपनी गरीबी, उसका शिकार है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं और रमेश गोस्वामी जी चूंकि वेलकम टू सज्जनपुर की बात कर रहे हैं, तो इस फिल्म से जुड़े और इसमें ट्रांसजेंडर की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कलाकार रवि झांकल जी से ही इस श्रृंखला की, इस एकाग्र की शुरुआत हुई है। आप उसे जरूर देखें। कल ही हमने अशोक मिश्र जी को सुना, उन्होंने ही इस फिल्म का लेखन कार्य भी किया है, वेलकम टू सज्जनपुर का और वेल्डन अब्बा का। और राजेश्वरी, सचदेव और रवि झांकल और हमारे यशपाल शर्मा जी जैसे, और सतीश शर्मा जो उनके लाइन प्रोड्यूसर हैं बंगबंधु फिल्म के, और एक छोटा सा रोल इस फिल्म के अंत में उनका भी आता है, सतीश शर्मा जी का भी। ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी बात रख चुके हैं और इन संवादों के माध्यम से भी आप कई फिल्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके विभिन्न संदर्भों को ले सकते हैं। देखिए अतुल अभी जी, जो आपको मैंने पहले भी संकेत में कहा कि श्याम बेनेगल पर बोलने वाले 50 लोग मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन अगर असली श्याम बेनेगल को समझना है, उसके लिए आपको शमा जैदी, शबाना और ये नसीर, इन ओमपुरी तो अब रहे नहीं, या स्मिता नहीं है, तो इन लोगों की, इनको जाकर, या गोविंद निहलानी को भी आप, गोविंद निहलानी जी आ रहे हैं, गोविंद निहलानी भी आ रहे हैं, शमा जैदी भी आ रही है। वो दुनिया समझने के लिए ये जो कहते हैं ना कि सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के अभिनेताओं से काम नहीं चलेगा। अगर आप श्याम बेनेगल को, असली श्याम बेनेगल को वो देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको, इसके आपकी भी सीमा है क्योंकि हर आदमी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है। जैसे मुजफ्फर अली के कार्यक्रम में आप, रेखा आपको कहाँ उपलब्ध हुई, और रेखा तो बहुत इम्पोर्टेंट है मुजफ्फर अली की फिल्म के उसमें, लेकिन अब क्योंकि स्टार्स को लाना आसान नहीं है। एक बार शबाना आजमी को मैंने दिनमान के लिए जब इंटरव्यू के लिए बात की थी 83 में, तो शबाना आजमी ने कहा मुझे अभी टीवी पर जाकर एक कार्यक्रम करना है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 10 मिनट का इंटरव्यू दीजिए। तो वो कैसे, मेरे पास एक जापान का सोनी का कैसेट होता था जो कि मैंने उनको कहा कि आप अपने लैप पे रख लीजिए और आप 10 मिनट में जो बोलेंगी वो ठीक है हमारे लिए। वो 1.5 घंटा तक बोलती रही और मतलब वो इंटरव्यू तो मेरी किताब में है, आप उसे पढ़ लीजिए। और शबाना आजमी जो है वो बाद में एसपी सिंह जब नवभारत टाइम्स के संपादक थे, और वो उससे पहले तो आप पता ही है कि बहुत चर्चित व्यक्ति थे, तो वो कहीं शबाना आजमी ने को एसपी सिंह ने कहा कि आप जो है मुझे, मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू आपने कैसे दे दिया विनोद भारद्वाज को। तो वो बोली कि भाई अगर सवाल होंगे तो इंटरव्यू, फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं बोलूं, कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। तो ये सब लोग हैं जो कि अगर आप इन्हें पकड़ लीजिए तो, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम नहीं, कभी कभी तो पीछे भागना पड़ता है। एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए आपको बहुत पीछे भागना पड़ता है, और जैसे हुसैन पर लिखने के लिए पीछे भागना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल काम था। तो मेरा ख्याल है कि श्याम बेनेगल जब आएंगे तो शायद बहुत सी आपकी, मतलब प्रश्नों का वो उत्तर दे सकें। लेकिन मैंने जितना उनको थोड़ा सा जाना था भोपाल के दिनों में, मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअली इज वेरी मच, मतलब स्ट्रॉन्ग, और उनकी जानकारियां कई विषयों की है, राजनीति से लेकर कला से, साहित्य से, और वो अपने पूरे इंसेंबल को उनकी आजादी देते हैं, इसलिए वो अच्छी फिल्म बना पाते हैं। ये मेरा अपना सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने समय निकाला और अपनी बात रखी, और इन कुछ बातों से
हम निश्चय ही लाभान्वित हो सके। तमाम दर्शकगण, श्रोतागण जुड़े हुए हैं। शिवदयाल जी, चंद्रकला जी, कुंवर शक्ति सिंह, रमेश जी, सुदीप जी, राजेश्वरी, सत्या सई, दुष्यंत, तृप्ति, व्योमेश शुक्ल, अजय कुमार, सुरेश, त्रिलोक महावर जी और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज कुछ ऐसा संयोग रहा कि एक के बाद एक 2 कार्यक्रम हुए, लेकिन दोनों अपने ही तरह के महत्वपूर्ण और अनूठे कार्यक्रम रहे। आपका पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। तमाम मित्रों को नमस्कार। और मित्रों, यह एकाग्र अभी जारी है और हम कल एक नई शख्सियत के साथ पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और श्याम बेनेगल के कुछ अन्य पक्षों से भी अवगत हो सकेंगे। धन्यवाद।